हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हरीश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने पेश हो रहा हूं और वो अपना नया टॉपिक है जेनेटिक्स, आनुवंशिकी। साथियों, यहाँ से हर एक कंपटीशन एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से किस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनकी चर्चा आप इस टॉपिक के अंतर्गत कर लेंगे। तो अपन लेकर के चले अपने नए टॉपिक को नए अंदाज में और नई थीम के साथ। टॉपिक का नाम जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, जेनेटिक्स या आनुवंशिकी। तो साथियों, अपन बात करते हैं, टॉपिक को बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे। जेनेटिक्स की अपन बात करें तो देखो, मैं आपको पहले दो लक्षण बताता हूँ। एक लक्षण आता है आनुवांशिक या वंशागत लक्षण। आनुवांशिक या वंशागत लक्षण। और दूसरे लक्षण आते हैं साथियों उपार्जित लक्षण। उपार्जित लक्षण, दोनों को आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि जेनेटिक्स को समझने के लिए आपको ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी अच्छी तरीके से याद रखनी पड़ेगी। तो आनुवंशिक या वंशागत लक्षण कौन से होते हैं? ऐसे लक्षण जो माता पिता से उनकी संतान में ट्रांसफर होते हैं। मतलब ऐसे लक्षण जो माता पिता से, जनक जीवों से उनकी संतति में या उनकी संतान में ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, उन सारे लक्षणों को आनुवंशिक या वंशागत लक्षणों के नाम से जाना जाता है। आपको मैं एक विशेष बात और बता देता हूँ। कुछ आनुवंशिक रोग भी अपन पढ़ेंगे। आनुवंशिकी के बाद का जो आपका टॉपिक रहेगा वो ह्यूमन डिजीज का ही रहेगा। बहुत अच्छी तरीके से अपन उनको क्लियर करेंगे। बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो माता पिता से डायरेक्ट उनकी संतान में आते हैं। जैसे हीमोफीलिया की अपन बात करें, जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, सिकल सेल एनीमिया हो गया, इत्यादि जो रोग हैं वो रोग क्या है, माता पिता से सीधे संतान में आते हैं, तो उनको अपन आनुवंशिक या वंशागत रोग के नाम से जानते हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, ऐसे लक्षण जो माता पिता से उनकी संतान में ट्रांसफर होते हैं उन्हें अपन आनुवंशिक या वंशागत लक्षण कहते हैं। जबकि दूसरे जो लक्षण आपके वो हैं उपार्जित लक्षण। और उपार्जित की अपन बात करें तो इसका ये अपन संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनता है उप प्लस अर्जित। और अर्जित का मतलब होता है साथियों प्राप्त करना। अर्जित का मतलब क्या है? प्राप्त करना। तो ये लक्षण क्या होंगे? किसी भी जीव के द्वारा जन्म के बाद अपने जीवन काल में अर्जित किए गए लक्षण क्या कहलाते हैं साथियों? ये कहलाते हैं आपके उपार्जित लक्षण। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी जीव के द्वारा, चाहे मनुष्य की बात करें चाहे किसी अन्य जीव की बात करें अपन, तो किसी भी सजीव के द्वारा अपने जीवन काल में जो लक्षण अर्जित किए जाते हैं उन सारे के सारे लक्षणों को अपन उपार्जित लक्षण के नाम से जानते हैं। आनुवंशिक लक्षण तो क्या है? माता पिता से सीधे उनकी संतान में संचरित होंगे, लेकिन उपार्जित लक्षणों को जीव अपने जीवन काल में, जन्म लेने के बाद अपने जीवन काल में अर्जित करता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता, आनुवंशिक लक्षणों के अकॉर्डिंग वो डॉक्टर नहीं बन सकता, लेकिन यदि वो अपने जीवन काल में अपने पिताजी से भी ज़्यादा मेहनत करे तो शायद वो डॉक्टर बन सकता है। द ग्रेट खली की यदि अपन बात करूँ तो द ग्रेट खली आज बहुत बड़ा इंसान है। उसकी बॉडी लैंग्वेज आप सबको पता है, तो जरूरी तो नहीं है कि उसके जो संतान पैदा होगी वो उसके जैसी ही होगी। विशेष अपन बात करें तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया जब संपन्न होती है उस टाइम संतान हूबहू कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती है। माता पिता से संतान मैच जरूर करती है, लेकिन किसी न किसी गुण में, चाहे वो शारीरिक बनावट के हिसाब से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो, इत्यादि रूप से वो अपने माता पिता से क्या होती है साथियों? भिन्न होती है। मतलब एजिटिज लक्षण कभी भी प्रकट नहीं होते हैं। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। जैसे मैं मेरी बात करूँ, मैं एक टीचर हूँ, टीचिंग का काम करता हूँ, तो जरूरी तो नहीं है कि मेरे जो बच्चे हैं वो टीचिंग का ही काम संपन्न करेंगे, लेकिन यदि वो मेरे से ज़्यादा मेहनत करें, मैं उनको उनके लिए मोटिवेट करता हूँ, तो शायद वो टीचिंग का काम संभाल सकते हैं। नो प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं इसमें।
तो जो उपार्जित लक्षण होते हैं वो जीव अपने जीवन काल में प्राप्त करता है। जैसे मान लो कि किसी इंसान की उंगली कट गई, अब उंगली कटने के बाद उसके जो संतान पैदा होगी उसकी उंगली कटी हुई तो नहीं आएगी ना। तो ये सारे के सारे जो लक्षण है वो उपार्जित है, जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अर्जित करेगा। लेकिन आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं साथियों वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी संतान में संचरित होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, ऐसे लक्षण कहलाते हैं आनुवांशिक। और जो जीवन काल में व्यक्ति के द्वारा या जीव के द्वारा अर्जित किए जाते हैं उन लक्षणों को कहा जाता है उपार्जित लक्षण। तो आनुवांशिक लक्षणों को वंशागत लक्षण के नाम से जानते हैं। ये वंश टू वंश पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं और उपार्जित लक्षण जीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है। देखो साथियों, मैंने आपके सामने जो नाम लिख रखा है वो नाम है जेनेटिक्स। और इस जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो आपको याद रखना है जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। मतलब ये जो जेनेटिक्स है वो कैसा शब्द है? ये एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक शब्द है। और इस ग्रीक शब्द का मतलब होता है साथियों जीन। जेनेटिक्स ग्रीक भाषा का शब्द है और इस जेनेटिक्स का मतलब क्या है? जीन। और जीन का मतलब होता है मेरे दोस्तों वृद्धि करना। वृद्धि करना मतलब टू बिकम ग्रोथ। ये बात आपको विशेष याद रखनी है, टू बिकम ग्रोथ यानी कि वृद्धि करना। तो जेनेटिक्स शब्द मूलतः ग्रीक भाषा का शब्द है, ये एक प्रकार का ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब क्या है? जीन। और जीन का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो है वृद्धि करना, टू बिकम ग्रोथ, वृद्धि को करना या ग्रोथ को बढ़ाना। तो ध्यान से देखना, जेनेटिक्स के जरिए मान लो चाहे लैंगिक जनन के जरिए मान लो, आप सभी को पता है कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान संतति पैदा करता है। और वो सारा का सारा जो उद्देश्य है, सारा का सारा जो बायोडाटा वो किसके ऊपर डिपेंडेड है साथियों? आपकी जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंडेड है, आनुवांशिकी के ऊपर निर्भर होता है। अब देखो साथियों एक बात और बताता हूँ मैं आपको। यहाँ से एक टर्म आती है आपके सामने आनुवांशिकता। आनुवांशिकता जिसे अंग्रेजी में हेरेडिटी कहा जाता है या फिर इसे वंशागति भी कह सकता हूं। तो ये टर्म आपको याद रखनी है, आनुवांशिकता, वंशागति या फिर हेरेडिटी। इसका मतलब क्या है? आनुवांशिक लक्षणों का जो संचरण होता है, आनुवांशिक लक्षणों का संचरण क्या कहलाता है साथियों? हेरिडिटी कहलाता है। मतलब अभी आपको पता चल चुका है कि आनुवांशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रहे हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक लक्षणों का संचरण क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है या फिर इसे वंशागति के नाम से अपन जानते हैं। देखना ध्यान से, आनुवांशिकता या हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले, हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन या फिर प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आपको याद रखना है हेरिडिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेरिडिटी शब्द का उपयोग, हेरिडिटी शब्द का प्रयोग या हेरिडिटी शब्द का पालन सबसे पहले किसने किया था? प्रतिपादन किसने किया था? स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये आपको विशेष याद रखना है। फिर अपन हेरिडिटी की बात करें तो हेरिडिटी का मतलब होता है प्यारे दोस्तों धरोहर का टुकड़ा, धरोहर का टुकड़ा। तो हेरिडिटी का जो शाब्दिक अर्थ है, आनुवांशिकता का जो शाब्दिक अर्थ है, आपको पता चल चुका है। आनुवांशिकी का शाब्दिक अर्थ था जीन, वृद्धि करना, और आनुवांशिकता का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है दोस्तों धरोहर का टुकड़ा। किस प्रकार से इसको अपन डिफाइन करेंगे कि सर ये धरोहर का टुकड़ा किस प्रकार से है? तो आपको एक बात मैं बता देता हूँ। एक पिताजी के 3 संतान हैं और मान लो पिताजी के हिस्से में 150 बीघा जमीन आती है। पिताजी के हिस्से में कितने बीघा जमीन है? 150 बीघा जमीन। तो वो पिताजी की धरोहर ही तो है ना। जो 150 बीघा जमीन है वो पिताजी की धरोहर है। अब वो धरोहर क्या टुकड़ों में डिवाइड होगी? समझ रहे हैं मेरी बात को? वो धरोहर टुकड़ों के अंदर डिवाइड होगी तो वो प्रत्येक बेटे के 50-50 बीघा चली जाएगी। तो पिताजी की जो धरोहर 150 बीघा थी वो तीनों पुत्रों में बांट दी गई 50-50 बीघा। ठीक इसी प्रकार से आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं वो माता पिता से उनकी संतान में ट्रांसफर होते हैं, वो भी एक धरोहर का
टुकड़ा ये माता पिता के लक्षण उनकी संतति में आ रहे हैं, इसी प्रकार जमीन उनके पुत्रों में डिवाइड की जा रही है। तो ये क्या है, अनुवांशिकता का शाब्दिक जो अर्थ है वो धरोहर का टुकड़ा, जमीन जायदाद का टुकड़ा मान सकता है इसको। तो ये बातें आपको विशेष याद रखनी, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से निकलने वाले हैं। आनुवांशिक या वंशागत लक्षणों की अपन बात करें तो माता पिता से उनकी संतान में संचरित होने वाले लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। जैसे आपने हमेशा ही देखा होगा, घोड़ी के घोड़ी जैसा बच्चा पैदा होता है, आदमी के आदमी जैसा बच्चा पैदा होता है, कबूतर के कबूतर जैसा बच्चा पैदा होता है, बिल्ली के बिल्ली जैसा बच्चा पैदा होता है। तो ये सब क्या है, ये जेनेटिक्स का कमाल है। उपार्जित लक्षणों की बात करें तो इन लक्षणों को जीव अपने जीवन काल में जन्म के बाद अर्जित करेगा। जेनेटिक्स की अपन बात करें तो जेनेटिक्स को हिंदी में कहा जाता है साथियों आनुवांशिकी। और ये जेनेटिक्स कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। और इस ग्रीक भाषा के शब्द का मतलब होता है जीन, और जीन का मतलब है टू बिकम ग्रोथ यानी कि वृद्धि करना। फिर बात करें आनुवांशिकता वंशागति या हेरिडिटी की, तो आनुवांशिक लक्षणों का जो संचरण है उसे कहते हैं अपन हेरिडिटी। और हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था, स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस हेरिडिटी आनुवांशिकता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, धरोहर या जमीन जायदाद का टुकड़ा होता है। फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहां से निकलेंगे। देखो दोस्तों, आपको पता चल चुका है जेनेटिक्स शब्द जीन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है वृद्धि करना। अब अपन बात करते हैं, देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, बहुत जल्दी आप इनको सीख पाएंगे। देखिए विशेषतः अपन जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स के अंतर्गत 3 ब्रांच का अध्ययन किया जाता है। किस किस का अध्ययन करेंगे, ध्यान से सुनना। एक आती है दोस्तों मेंडल की आनुवांशिकी, मेंडल की वंशागति या मेंडल की आनुवांशिकी। दूसरी अपन बात करेंगे प्रायोगिक आनुवांशिकी की, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, प्रायोगिक आनुवांशिकी। और तीसरी आती है दोस्तों आपकी आधुनिक आनुवांशिकी, मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक आनुवांशिकी, मॉडर्न जेनेटिक्स। मैं इसको भी आनुवांशिकी ही लिख देता हूं, मेंडल की आनुवांशिकी। तो दोस्तों आपको याद रखना है जेनेटिक्स को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया जा रहा है। नंबर 1 मेंडल की आनुवांशिकी, नंबर 2 प्रायोगिक आनुवांशिकी और नंबर 3 आधुनिक आनुवांशिकी। मैं आपको एक विशेष बात बता देता हूं कि इस जेनेटिक्स या आनुवांशिकी में अपन किसका अध्ययन करेंगे। तो साथियों आपको याद रखना है विज्ञान की ऐसी शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की उस शाखा को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। दूसरी डेफिनेशन की यदि बात करूं तो विज्ञान की जिस शाखा में आनुवांशिक लक्षणों को प्रभावित और नियंत्रित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिक लक्षणों को प्रभावित करने वाले और नियंत्रित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की उस शाखा को जेनेटिक्स कहा जाता है। या फिर और भी अच्छी डेफिनेशन की बात करें तो विज्ञान की जिस शाखा में वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जेनेटिक्स में अपन 2 ही बातों का अध्ययन करते हैं, नंबर 1 वंशागति का और नंबर 2 विभिन्नताओं का, वेरिएशंस एंड हेरिडिटी, विभिन्नता। तो वेरिएशंस और हेरिडिटी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को मित्रों कहा जाता है जेनेटिक्स। तो दोनों डेफिनेशन एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, विज्ञान की जिस शाखा में आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाले और प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है उसे जेनेटिक्स कहा जाता है। और विज्ञान की जिस शाखा में वंशागति यानी कि हेरिडिटी और विभिन्नता वेरिएशंस का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं अपन दोस्तों जेनेटिक्स, आनुवांशिकी।
तो जेनेटिक्स की मुख्यतः 3 ब्रांच में आप लोगों को बता रहा हूँ। जेनेटिक्स ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल, मेंडल की जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, प्रायोगिक आनुवंशिकी, और मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक आनुवंशिकी। तो साथियों मेंडल की जो आनुवंशिकी है उसके अंतर्गत अपन मेंडल के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि मेंडल ने अपने पूरे जीवन काल में आनुवंशिकी के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो ज़्यादातर अपन चर्चाएं मेंडल साहब की करेंगे। प्रायोगिक आनुवंशिकी के अंतर्गत प्रयोगात्मक जो जेनेटिक्स उसकी बात करेंगे, और मॉडर्न जेनेटिक्स आज आप अपने एनवायरनमेंट में, आज आप अपनी प्रकृति में बहुत सारे चेंजमेंट देख रहे हैं, संकरण की प्रोसेस हो रही है, संकर बीज पैदा किए जा रहे हैं, तो वो सारी की सारी जो प्रोसेस आपकी वो मॉडर्न जेनेटिक्स के अंतर्गत शामिल की गई है। अब देखो साथियों अपन इनके फादर की बात करते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स, बहुत बड़े क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बड़े क्वेश्चन है। आनुवंशिकी के पिता, तो ये नाम आपको याद रखना है, ग्रेगर जोहन मेंडल, ग्रेगर जोहन मेंडल। तो आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ 10th और 12th की बोर्ड क्लास में भी आता है। बायो का जब पेपर लगता है तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, 10th के पेपर में पूछा जाता है। तो एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड क्लास के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा प्रश्न आता है, आनुवंशिकी के पिता कौन है, आनुवंशिकी के जनक कौन है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स आपसे जनक पूछा जा सकता है, या फिर पिता नाम मिल सकता है, या फिर पितामह दे सकता है। सभी का मतलब एक ही है साथियों। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी के पिता किसको माना गया है, ग्रेगर जॉन मेंडल को माना गया है। नंबर 1 क्वेश्चन। प्रायोगिक आनुवंशिकी की बात करें तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक किसको कहा जाता है, तो ये साइंटिस्ट हैं दोस्तों आपके मॉर्गन। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के जनक किसको माने गए हैं, मॉर्गन को कहा जाता है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहलाए जाते हैं आपके मॉर्गन। और पूछा गया यदि आपसे फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, तो ये नाम साथियों आपको याद रखना है, बेटसन, बेटसन। ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो जेनेटिक्स विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकी या वंशागत विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाएगा। 3 मुख्य ब्रांच की अपन बात करें, नंबर 1 मेंडल की आनुवंशिकी, नंबर 2 आधुनिक आनुवंशिकी, प्रायोगिक आनुवंशिकी, नंबर 3 आधुनिक आनुवंशिकी। तो जेनेटिक्स की 3 मुख्य ब्रांच आप लोगों को पता चल चुकी है, मेंडल की आनुवंशिकी, प्रायोगिक आनुवंशिकी और आधुनिक आनुवंशिकी। यदि मेंडल की आनुवंशिकी की बात करें तो फादर ऑफ जेनेटिक्स, बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है अपने आप में। आनुवंशिकी के जनक, आनुवंशिकी के पिता किसको माना जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक मॉर्गन को माना जाता है। और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक किसको मानते हैं दोस्तों, बेटसन को माना जाता है। एक बेटसन का विशेष क्वेश्चन और बता देता हूं, जेनेटिक्स शब्द जो दिया हुआ है, इस जेनेटिक्स शब्द का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया, तो ये भी आपका कौन है, बेटसन ही है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, जेनेटिक्स शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया, तो उत्तर होगा बेटसन। और आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो हो गए आपके दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल। तो बहुत अच्छे डाटा मैंने आपको दिए हैं। यदि आपको डाटा समझ में आ रहे हैं तो आप फटाक से लाइक का बटन प्रेस कर दें। तो ये आपकी जेनेटिक्स की मुख्य 3 ब्रांच होगी। 3 क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूँ, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन, एंड फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक किसको मानते हैं, बेटसन को मानते हैं। फिर देखो साथियों अपन बात करते हैं, अपन का जो टॉपिक चला वो है मेंडल।
मेंडल की जेनेटिक्स की अपन बात कर रहे हैं, तो मैं लेकर के चलता हूँ आपको मेंडल के जीवन परिचय पर। मेंडल ने ऐसा क्या काम किया था जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से नवाजा गया था, तो चर्चा करते हैं कहीं। मेंडल का जीवन परिचय। देखो साथियों, मेंडल के जीवन परिचय की अपन बात करें तो मेंडल का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। साथियों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप भी इस दुनिया में ऐसा कुछ काम करके जाते हैं जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ी आपका भी जन्म याद रखे, आपके बारे में भी डाटा याद रखे, तो बहुत बड़ा नाम आपका हो सकता है। ऐसे ही आए ऐसे ही चले गए, कोई याद नहीं करेगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो मेंडल ने बहुत कुछ किया है इस दुनिया के लिए, इसलिए आज अपन उनको पढ़ते हैं। जब तक ये सृष्टि रहेगी मेंडल को पढ़ना पड़ेगा, मेंडल याद आता रहेगा दुनिया को। तो मेंडल के जन्म की यदि बात करूं तो मेंडल का जन्म 22 जुलाई आने वाली है 2-4 दिन में 1822 को हुआ था। दोनों 22 आ रही, आप आराम से याद कर सकते हैं। 22 जुलाई 1822 को कहाँ जन्मे थे? ऑस्ट्रिया के हेजेनड्रोफ प्रांत का एक छोटा सा गांव है साथियों, जिस गांव का नाम है सिलीसिया, सिलीसिया ग्राम। तो मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेजेनड्रोफ प्रांत के कौन से गांव में हुआ था? सिलीसिया गांव में हुआ था। यदि आपसे ऑस्ट्रिया का शहर पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है ब्रून शहर। कौन सा शहर था? ब्रून शहर। और इस ब्रून शहर का छोटा सा प्रांत था हेजेनड्रोफ, और इस प्रांत में भी एक गांव है सिलीसिया। उस सिलीसिया गांव में 22 जुलाई 1822 को ये नन्हा सा बालक पैदा हुआ था, जो बाद में बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया था। अब देखो अपन बात करते हैं, जैसे ही इन्होंने अपनी मैट्रिक पास कर ली, 10वीं पास आउट करने के बाद मेंडल ने क्या किया? ये जॉब की तलाश में थे, गरीब किसान परिवार से बिलोंग किया करते थे। मैट्रिक पास आउट होने के बाद पैसों की तंगी आ गई, तो इन्होंने क्या किया? गिरजाघर मतलब ब्रून शहर का जो चर्च था, ब्रून शहर के गिरजाघर, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? चर्च के नाम से जानते हैं। इस गिरजाघर में ये पादरी का काम करने लगे। पादरी कौन होता है? जैसे अपने मंदिर में पुजारी होता है, ठीक उसी प्रकार गिरजाघर में कौन होता है साथियों? पादरी होता है। तो मैट्रिक पास आउट करने के बाद ब्रून शहर की गिरजाघर में मेंडल किसकी नौकरी करने लगे? पादरी की नौकरी करने लगे। और पादरी पद पर कार्य करते हुए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, पादरी पद पर कार्य करते हुए मेंडल ने उद्यान मटर, गार्डन पी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, काफी बार पेपर में आता है, उद्यान मटर, जिसका वानस्पतिक नाम साथियों आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मटर का वानस्पतिक नाम होता है पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। आपसे प्रश्न पूछा जाता है मेंडल ने किस पादप पर संकरण प्रयोग किए, तो या तो आपको ऑप्शन में मटर मिलेगा या फिर उसका वानस्पतिक नाम मिलेगा। तो आपको मटर भी याद रखना है। मटर का जो बोटेनिकल नेम होता है साइंस की भाषा में, वनस्पति विज्ञान की भाषा में जिसके नाम की बात की जाए तो ये है इसका पाइसम सटाइवम। जैसे मनुष्य को साइंस की भाषा में होमो सेपियंस कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार मटर को साइंस की भाषा में पाइसम सटाइवम के नाम से जानते हैं। तो पादरी पद पर कार्य करते हुए मेंडल ने किस पादप पर अपने संकरण प्रयोग किए? मटर के प्लांट पर। और मटर के प्लांट का वानस्पतिक नाम क्या था? पाइसम सटाइवम था। साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। फिर बात करें तो इस ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पादप पर लगभग 7 वर्षों तक अध्ययन किया था। यदि मैं इसकी डेट बताऊं तो 1857 से लेकर के और 1863 तक, लगभग 63-64 तक इन्होंने पादप पर संकरण प्रयोग किए थे। और लगभग 1866 में इन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे,
बड़ा विशेष पॉइंट आ रहा है। जैसे इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिए थे तो सन 1866 में इन्होंने पादप पर संकरण प्रयोग, ये इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों। आपसे पूछ लिया जाए मेंडल की पुस्तक का नाम क्या है, मेंडल की पुस्तक का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है पादप पर संकरण प्रयोग। तो याद रखना 1857 से लेकर के 1864 तक इन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किए हैं और 1866 में अपनी पुस्तक पादप पर संकरण प्रयोग, ये इनका शीर्षक था, संकरण के प्रयोगों से संबंधित पादप पर संकरण प्रयोग। इस बुक में इन्होंने अपने सारे निष्कर्षों को प्रकाशित करवाया था। और याद रखना साथियों, ब्रुनसेर की जो सोसाइटी थी जिसका नाम था द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रुन सोसाइटी। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मेंडल ने अपनी किस पुस्तक में अपने प्रयोगों को प्रकाशित करवाया था, तो बुक का नाम है पादप पर संकरण प्रयोग, पादप पर संकरण प्रयोग। और आपसे पूछ लिया जाए कि किस संस्था को उन्होंने अपने संकरण प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों को सौंप दिया था, तो उस संस्थान का नाम आपको याद रखना है द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रुन सोसाइटी, द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रुन सोसाइटी। और याद रखना साथियों 6 जनवरी 1884 को मेंडल की मृत्यु हो गई थी। और ये भी आपको याद रखना है ये किडनी की बीमारी से ग्रसित थे, किडनी की बीमारी, और काफी लंबे टाइम से किडनी की बीमारी से ग्रसित थे। आप सोच रहे हैं कि किडनी की बीमारी वर्तमान में चले, नहीं, बहुत पुरानी बीमारी है। किडनी का मतलब गुर्दा। पुरानी बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि मेंडल किस बीमारी से ग्रसित थे, गुर्दे की बीमारी से। और आज उसी गुर्दे को अपन किस नाम से जानते हैं, किडनी के नाम से जानते हैं। तो ये थोड़ा सा जीवन परिचय है, काफी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आपको अच्छी तरीके से याद रखें। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेजेनडोर्फ प्रांत के कौन से गांव में हुआ था, सिलीसिया गांव में हुआ था। शहर का नाम पूछ लिया जाए तो शहर आ जाएगा आपका ब्रुनसेर। जैसे ही मैट्रिक पास आउट कर ली, काफी इंटेलिजेंट थे मेंडल पढ़ाई में। मैट्रिक पास करने के बाद ब्रुनसेर की गिरिजाघर यानी कि चर्च में ये पादरी का काम देखना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। और पादरी पद पर काम करते करते इन्होंने उस चर्च के पास में मीठी मटर का उद्यान था और उस मीठी मटर पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किए हैं। और उस मटर का जो बोटेनिकल नेम आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है पाइसम सेटाइवम। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने संकरण किस पादप पर किए, मटर के पौधे पर। मटर के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है, पाइसम सेटाइवम। मटर के पादप पर इन्होंने लगभग 7 वर्ष तक अध्ययन किया, 1857 से लेकर के और 1864 तक। और 1866 में इन्होंने अपनी बुक का प्रकाशन किया, पादप पर संकरण प्रयोग। और द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रुन सोसाइटी में इन्होंने अपने पादप पर जो भी संकरण के प्रयोग किए थे उनसे जितने भी निष्कर्ष निकले थे वो सारे के सारे किस सोसाइटी को सौंप दिए थे, द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रुन सोसाइटी। और लंबे टाइम तक किडनी की बीमारी से 6 जनवरी 1884 को स्वर्ग सिधार गए थे, दुनिया में बहुत बड़ा नाम कर गए थे, जेनेटिक्स के पिता माने जाते हैं आज जिनको। अब देखो अपन बात करते हैं, ये तो बात नहीं इनकी जीवन परिचय की। अब मेंडल तो इस दुनिया से चले गए, मेंडलवाद की इन्होंने खोज कर दी। मेंडल के जितने भी एक्सपेरिमेंट है उन सभी को मेंडलवाद के नाम से जानते हैं अपन। लेकिन मेंडल तो क्या बीच रास्ते में ही जा चुके थे। 6 जनवरी 1884 को ये तो स्वर्गवासी हो चुके थे। लेकिन साथियों याद रखना, उन्हें मेंडलवाद, बहुत बड़ा क्वेश्चन दे रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। उन्हें मेंडलवाद की खोज करने वाले 3 वैज्ञानिकों के नाम आपको याद रखना है। और वो वैज्ञानिक कौन कौन है? नंबर 1 एरिक वॉन शेरमेट, एरिक वॉन शेरमेट।
ये साइंटिस्ट है दोस्तों ऑस्ट्रिया के। दूसरे आते हैं कार्ल कोरेंस, नंबर 1, नंबर 2 कार्ल कोरेंस, और ये साइंटिस्ट थे साथियों जर्मनी के। और तीसरे साइंटिस्ट आते हैं ह्यूगो डी ब्रिज, ह्यूगो डी ब्रिज, और ये आते हैं आपके हॉलैंड के। तो याद रखना, मेंडल की मृत्यु के लगभग 37 वर्ष के बाद, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मेंडल की मृत्यु के लगभग 37 वर्ष बाद एरिक वॉन सेरबेक ऑस्ट्रिया से आए, कार्ल कोरेंस जर्मनी के हैं, ह्यूगो डी ब्रिज हॉलैंड के हैं। इन तीनों वैज्ञानिकों के दिमाग में एक बात आई कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनको दुनिया में किस प्रकार से प्रकाशित किया जाए। तो तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के पुनः मेंडलवाद की खोज की थी। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, पुनः मेंडलवाद की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन कौन थे। तो नंबर 1 वैज्ञानिक है दोस्तों एरिक वॉन सेरबेक, कहाँ के हैं, ऑस्ट्रिया के हैं। नंबर 2 वैज्ञानिक का कार्ल कोरेंस, जर्मनी के हैं। और नंबर 3 है आपके ह्यूगो डी ब्रिज, जो कहाँ के हैं, हॉलैंड के हैं। ह्यूगो डी ब्रिज को उत्परिवर्तनवाद की जनक भी माना जाता है, फादर ऑफ म्यूटेशन, उत्परिवर्तन के जो जनक है वो भी कौन है, ह्यूगो डी ब्रिज है। अब मैं आपको विशेष पॉइंट और बता देता हूँ। मेंडल ने मटर के 7 जोड़ी लक्षणों पर एक्सपेरिमेंट किए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेंडल ने मटर के कितने जोड़ी, 7 जोड़ी लक्षणों पर कौन से प्रयोग किए थे, संकरण प्रयोग किए थे। काफी अच्छा क्वेश्चन है साथियों, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मेंडल ने कितने जोड़ी लक्षणों पर अध्ययन किया था। तो मटर के पादप के 7 जोड़ी लक्षणों पर इन्होंने अध्ययन किया है। अपन बात करते हैं वो 7 जोड़ी लक्षण कौन कौन से हैं। तो पहले तो मैं लिख रहा हूं लक्षण, और लक्षणों में भी एक लक्षण था दोस्तों प्रभावी लक्षण। बात करेंगे आगे अपन टर्मिनोलॉजी जब पढ़ेंगे, प्रभावी लक्षण क्या थे, प्रभावी लक्षण क्या थे। फिलहाल आपको ये टेबल अच्छे से याद रखनी है। दूसरे है साथियों अप्रभावी लक्षण। तो कौन कौन से ऐसे लक्षण थे जिनके बीच मेंडल ने अध्ययन किया था। अपन बात करें मटर के पौधे की, तो मटर के पादप के 7 जोड़ी जो लक्षण थे वो कौन कौन से लक्षण थे। तो इधर मैंने लिखा आपके सामने मटर के पादप का लक्षण। इधर बात करें अपन प्रभावी लक्षण की, बाद में बात करूंगा मैं। F1 पीढ़ी जब पढ़ेंगे तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण अपना प्रभाव दिखाते हैं वो सारे प्रभावी होते हैं, जो नहीं दिखा पाते हैं वो अप्रभावी होते हैं। जब टर्मिनोलॉजी अनुवादक की शब्दावली पढ़ेंगे तब अपन इनको क्लियर कर लेंगे। पहला जो लक्षण था साथियों वो था मटर के पौधे की लंबाई का, पादप की लंबाई। और पादप की लंबाई इन्होंने 2 ली थी, एक लंबा पौधा लिया था और दूसरा बोना लिया था। तो आपको याद रखना है प्रभावी लक्षण लंबा, अप्रभावी लक्षण बोना, क्योंकि ये टेबल आपके नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा काम में आएगी। ये आपको याद करना पड़ेगा, वरना तो आपको जेनेटिक समझ नहीं आएगी। तो पादप की लंबाई, पहला जो कैरेक्टर लिया था इन्होंने पादप की लंबाई का लिया था। प्रभावी लक्षण लंबा था, अप्रभावी लक्षण बोना था। दूसरे की बात करें तो था बीज की आकृति, मटर के बीज की आकृति। और आप सभी को पता है कि मटर के बीज 2 तरह के आते हैं, एक गोल मटर आता है और एक झुर्रीदार मटर आता है, पिचका वासा ना। यदि नहीं पता है तो 1 रुपये की मटर की पैकेट खरीद के देख लेना, पता चल जाएगा आपको। उसमें 5-7 मटर की बीज तो आपको गोल मिलेंगे, बिल्कुल सरफेस गोल मिलेगी। एक आधा मटर आपको 100% पिचकावार मिल जाएगा। तीसरा जो लक्षण था वो था बीज पत्र का रंग, मटर के बीज पत्र का रंग। और मटर के बीज पत्र के रंग में प्रभावी जो लक्षण लिया था वो तो था दोस्तों पीला, और अप्रभावी जो लक्षण था वो था हरा। तो वापस एक बार देख लो, पहला था पादप की लंबाई, प्रभावी लक्षण लंबा, अप्रभावी लक्षण बोना। दूसरा बीज की आकृति, गोल मटर, झुर्रीदार मटर। तीसरा बीज पत्र का रंग पीला और हरा। चौथा जो पॉइंट था वो था फली की आकृति, फली की आकृति।
और ये भी आप सबने देखी है, मटर की फली दो तरह की आती है। एक आती है दोस्तों फूली हुई मटर की फली, और दूसरी आती है संकीर्णित। संकीर्णित का मतलब पिचकी हुई। फिर अपन बात करते हैं फली का रंग। अब मटर की फली है, उसके दो रंग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 हरा और दूसरा पीला। मटर की फली का रंग भी दो तरह का होता है, नंबर 1 हरा और दूसरा पीला। छठवां जो लक्षण लिया था वो था पुष्प का रंग। मटर के फूल किस प्रकार के थे? तो पुष्प के रंगों की यदि अपन बात करें तो पुष्प के रंगों में जो प्रभावी लक्षण था वो था लाल, और अप्रभावी लक्षण था साथियों सफेद। और लास्ट जो आपका पॉइंट आता है वो था आपका पुष्प की स्थिति की। पुष्प कहाँ लगे हुए? पुष्प की स्थिति। प्रभावी जो लक्षण था वो था कक्षस्थ, और अप्रभावी लक्षण था अग्रस्थ। तो ये 7 जोड़ी लक्षण आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। बार बार पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि मेंडल ने कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर संकरण प्रयोग किया था? तो ऑप्शन में आपको मिलेगा 7 जोड़ी। यदि वो संख्या पूछता है तो 7 दूनी 14, क्योंकि एक जोड़ी में कितने लक्षण हैं? 2। देख रहे हैं, एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। लक्षणों की बात करें, पादप की लंबाई, बीज की आकृति, बीज पत्र का रंग, फली की आकृति, फली का रंग, पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति। पादप की लंबाई में लंबा पौधा हो गया, बोना पौधा हो गया। बीज पत्र की आकृति गोल मटर हो गया, झुर्रीदार मटर हो गया। बीज पत्र के रंग की बात करें तो 2 तरह के रंग थे, पीला और हरा। फली की आकृति एक फूली हुई फली थी, दूसरी पिचकी हुई, जिसको आप संकीर्णित कह सकते हैं। फिर फली का रंग हरा और पीला, पुष्प का रंग लाल और सफेद, पुष्प की स्थिति कक्षस्थ और अग्रस्थ। तो साथियों, ये आपकी जेनेटिक्स की मेन जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, और नेक्स्ट वीडियो में अपन इस जेनेटिक्स को और आगे लेकर के चलेंगे। तो तब तक आप बने रहिए अपने दोस्त HR सर के साथ, HR स्टडी पॉइंट के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।